अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी सोनिया और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैंसर के बारे में। ओके, सो कैंसर क्या है? कैंसर एक डिजीज़ है जो कि किसकी वजह से होती है? एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से होती है। कैंसर में सिंपली क्या होता है? अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होती है, जो कि क्या होता है, जिसमें प्रोलिफरेशन होती है सेल की, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेल की प्रोडक्शन होती है। वो प्रोलिफरेट करते जाते हैं, डिवाइड करते जाते हैं और उसका अमाउंट इंक्रीज़ होता है नॉर्मल लेवल से। नॉर्मली जो सेल डाई होने होते हैं वो डाई नहीं होते, उसके बजाय वो प्रोलिफरेट होते जाते हैं, उन अमाउंट में ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं। तो उसको हम एबनॉर्मल ग्रोथ बोलते हैं। तो उस एबनॉर्मल ग्रोथ को ही हम कैंसर बोलते हैं। अब क्या होगा इनके ज़्यादा अमाउंट की प्रोडक्शन की वजह से? जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो मोस्टली हम अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए लेते हैं, लेकिन जब ये एक्स्ट्रा अमाउंट में सेल्स की प्रोडक्शन हो रही है तो इन सेल्स को ग्रो करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो वो क्या करते हैं, जो हम डेली बेसिस पे अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसमें ज़्यादा अमाउंट में ये एबनॉर्मल सेल्स न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे नॉर्मल बॉडी के सेल्स होते हैं उन न्यूट्रिशन उनकी कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से उनके नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कैंसर। नाउ इसकी मोस्ट कॉमन साइट्स कौन सी हैं जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में कैंसर डेवलप होती है? तो वो है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट मोस्टली मेल्स में अकर होती है। ओके, देन ब्रेस्ट कैंसर मोस्टली होती है, लंग कैंसर और कोलोन कैंसर। ये वो मोस्ट कॉमन साइट्स हैं जहाँ पर कैंसर की डेवलपमेंट ज़्यादा अमाउंट में अकर होती है। और उसके साथ साथ अगर हम इसकी एज पर देखें तो कौन सी भी एज में अकर हो सकती है कैंसर, बट मोस्टली द इंसिडेंस ऑफ कैंसर इंक्रीज प्रोपोर्शनली विथ इंक्रीजिंग एज। बट ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज एज, जो ओल्डर एज वाले पीपल्स होते हैं उस पर कैंसर होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू यंगर वंस। नाउ इसकी टर्मिनोलॉजीज देखें कैंसर की, तो कैंसर को सिंपली हम ट्यूमर और नियोप्लाज्म भी बोलते हैं। अब ट्यूमर और नियोप्लाज्म का मतलब क्या है? नियो का मतलब है न्यू और प्लाज्म का मतलब है जनरेशन, यानी न्यू सेल्स ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको हम नियोप्लाज्म बोलते हैं। सो ट्यूमर और नियोप्लाज्म क्या है? अ मास ऑफ टिश्यू इन विच द ग्रोथ रेट इज एक्सेसिव। इसमें क्या होता है? ग्रोथ रेट एक्सेसिव होते हैं। किसी भी टिश्यू के मास में ग्रोथ रेट एक्सेसिव हो और उसके साथ साथ अनकोऑर्डिनेटेड हो व्हेन कंपेयर्ड द विथ नॉर्मल टिश्यूज़। अगर हम कैंसरियस टिश्यूज़ को कंपेयर करेंगे नॉर्मल टिश्यू से, तो उसके हिसाब से जो कैंसर वाला टिश्यू है उसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी और वो अनकोऑर्डिनेटेड होगा। तो उसको ही हम सिंपली ट्यूमर और नियोप्लाज्म बोलते हैं। अब कैंसर टू टाइप्स में डिवाइडेड है। एक होते हैं बिनाइन ट्यूमर्स या फिर बिनाइन नियोप्लाज्म और दूसरे होते हैं मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म। ओके, नाउ बिनाइन नियोप्लाज्म्स क्या हैं? ट्यूमर सेल्स दैट टेंड टू बी क्लस्टर्ड इन अ सिंगल मास एंड आर नॉट मेलिग्नेंट। अब जो बिनाइन नियोप्लाज्म है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हार्मलेस होते हैं और ये अकर होते हैं विथ क्लस्टर्ड। ये एक सॉलिड मास बनाकर एक ही जगह पर अकर होते हैं, जिसको हम सिंपली ट्यूमर भी बोलते हैं। लेकिन ये क्या है? ये मेलिग्नेंट में ऐसा नहीं होता। मेलिग्नेंट में मोस्टली मेटास्टेसिस होती है। मेटास्टेसिस का मतलब क्या है? कैंसर का स्प्रेड होना, जो कि मोस्ट कॉमन होता है मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म्स में। नाउ बिनाइन ट्यूमर यूजुअली विल नॉट काज डेथ अनलेस दे इंटरफेयर विथ वाइटल फंक्शन। अब जो बिनाइन ट्यूमर है अगर वो हो जाए तो वो डेथ काज नहीं करवा सकते, अनलेस अगर वो किसी वाइटल फंक्शन में हो गए तो उसके वो अलग बात है। ठीक है, बाकी मोस्टली बिनाइन ट्यूमर्स की वजह से डेथ काज नहीं होती, ये इतने हार्मफुल नहीं होते। अब इसके लास्ट में क्या होता है? स्पेसिफिक नेम एंड विथ ओमा। अब जो भी नेम होगा किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, अगर बिनाइन नियोप्लाज्म होगा तो उसके लास्ट में क्या होगा? ओमा होगा। फॉर एग्जांपल हेपाटोमा। हेपाटोमा का मतलब क्या है? हेपाट का मतलब होता है लिवर और उसके अलावा ओमा शो करता है बिनाइन नियोप्लाज्म का। तो अगर वर्ड हेपाटोमा आ रहा है तो उसका मतलब है बिनाइन ट्यूमर ऑफ लिवर। और उसके साथ साथ अगर हम मेलिग्नेंट ट्यूमर को देखें तो मेलिग्नेंट ट्यूमर में लास्ट में कार्सिनोमा या फिर कार्सिनोमा, ठीक है, या फिर सार्कोमा, इस तरह से इसके लास्ट में सफिक्स आते हैं, जिसकी वजह से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर है मेलिग्नेंट ट्यूमर में अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर अकर हुआ है लिवर में तो उसको हम बोलेंगे हेपाटोकार्सिनोमा। ओके,
देन मेलेग्नेंट नियोप्लाज्म। अब मेलेग्नेंट नियोप्लाज्म मोस्ट डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू बिनाइन नियोप्लाज्म। अब मेलेग्नेंट नियोप्लाज्म्स क्या हैं? ट्यूमर दैट हैव द एबिलिटी टू मेटास्टेसाइज और ब्रेक लूज एंड स्प्रेड टू अदर एरियाज ऑफ द बॉडी इफ अनट्रीटेड। मेलेग्नेंट ट्यूमर वो ट्यूमर्स होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है मेटास्टेसाइज होने की। मेटास्टेसाइज का मतलब है कैंसर का स्प्रेड होना। मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म्स में कैंसर की स्प्रेड होने की एबिलिटी प्रेजेंट होती है, और उसके साथ साथ ये क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं, और अपने जो भी इसके जो भी नियोप्लाज्म्स इसके साथ में होते हैं उससे ये ब्रेक करके दूसरी एरियाज में स्प्रेड हो जाते हैं। उनको ही हम मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म्स बोलते हैं। ओके, अब इस तरह के ट्यूमर या तो ज़्यादा सफरिंग काज करवा सकते हैं या तो डेथ काज कर सकते हैं। ओके, बाकी बेनाइन ट्यूमर की कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ओके, अब इसके स्पेसिफिक एग्जांपल्स क्या हैं? तो सबसे पहले है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा एक मेलिग्नेंट ट्यूमर है, किसका? एपिथेलियल सेल ओरिजिन, यानी जो भी सेल्स या फिर जो भी ऑर्गन्स एपिथेलियल सेल ओरिजिन से बने हैं, उनकी ओरिजिन एपिथेलियल सेल से, सच एज एक्टोडर्म, तो उन सारे कैंसरस एरियाज या फिर उन सारे कैंसरस ऑर्गन्स को हम उसके लास्ट में हम कार्सिनोमा लगाते हैं। ओके, ये मोस्ट कॉमन टाइप है इसका, 85% इसमें आ जाते हैं। देन वी हैव सार्कोमा। अब सार्कोमा इंडिकेट करता है किसको? टिश्यूज़ को, स्केलेटल मसल। ठीक है, मसल सार्कोमा इंडिकेट करता है किसको? मसल्स को। सो सार्कोमा क्या है? मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ स्केलेटल मसल और कनेक्टिव टिश्यू। इनकी ओरिजिन क्या है? मीजोडर्म। जो भी सार्कोमा वाले हैं वो मीजोडर्म से ओरिजिनेट हुए हैं, इनको हम सार्कोमा बोलते हैं। देन वी हैव लिम्फोमा। अब लिम्फोमा इज द मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू। लिम्फेटिक टिश्यू में अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर आ गया तो उसको हम लिम्फोमा बोलते हैं। देन वी हैव ग्लायोमा। ग्लायोमा क्या है? एक मेलिग्नेंट ट्यूमर है ग्लायल सेल्स का। ग्लायल सेल्स क्या है? ग्लायल सेल्स सपोर्ट करते हैं किसको? सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर उनमें मेलिग्नेंट ट्यूमर आ जाए तो उसको हम ग्लायोमा बोलते हैं। देन वी हैव द डिफरेंस बिटवीन बेनाइन वर्सेस मेलिग्नेंट ट्यूमर। अब बेनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर में क्या क्या डिफरेंस है? तो जो बेनाइन ट्यूमर से उनका जो ग्रोथ रेट है वो स्लो होता है एज कम्पेयर टू मेलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं और मेलिग्नेंट ट्यूमर ज़्यादा हाई रेट में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो एक डिफरेंस इनमें ये था। और दूसरा डिफरेंस क्या है? जो बेनाइन ट्यूमर से वो इनकैप्सुलेटेड होते हैं और मेलिग्नेंट ट्यूमर नॉन इनकैप्सुलेटेड होते हैं। देन दे आर वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स। अब जो बेनाइन ट्यूमर से उनको हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक सेल को दूसरे सेल से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये बेनाइन ट्यूमर है और ये नॉर्मल टिश्यू है या फिर नॉर्मल सेल्स है। लेकिन मेलिग्नेंट सेल्स में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा सकते, तो वो क्या हो सकते हैं? वो है अनडिफरेंशिएटेड, या फिर जिसको हम एनाप्लेजिया भी बोलते हैं। देन एन अदर एग्जाम्पल इज रिजेंबल टिश्यू ऑफ ओरिजिन। लेकिन इसमें ऐसा मेलिग्नेंट ट्यूमर में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। और उसके अलावा नॉर्मल सेल्स में क्या होता है? लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता। वो क्या करते हैं? जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से कांटेक्ट में आकर अपने ग्रोथ को रिड्यूस करते हैं, इनहिबिट करते हैं। लेकिन कैंसरियस वाली कंडीशन, मेलिग्नेंट वाली कंडीशन में क्या होता है? लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी इसमें अगर आप कितने भी सेल्स को कांटेक्ट में लाने की कोशिश करें तो उसके बाद भी उनकी ग्रोथ का जो रेट है वो डिक्रीज नहीं होगा और ना ही इनहिबिट होगा। तो इसकी प्रॉपर्टी ये भी मेन है, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। और उसके साथ साथ ये मेटास्टेसाइज होता है रेडली, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और फास्टली ये मेटास्टेसाइज स्प्रेड होता है। लेकिन बेनाइन ट्यूमर डू नॉट मेटास्टेसाइज, एक ही जगह पर प्रेजेंट होता है। ओके, देन इट एक्सप्रेस फॉरेन एंटीजन्स और उसके साथ साथ एबनॉर्मल जीन एक्सप्रेशन। तो ये इनके बीच में कुछ डिफरेंस थे बेनाइन वर्सेस मेलिग्नेंट ट्यूमर में। देन वी हैव एन अदर टर्म विच इज़ मेटास्टेसिस, जो कि मोस्ट यूज़ होता है कैंसर में, इसीलिए इसको भी आपने समझना लाजमी है। सो मेटास्टेसिस क्या है? मेटास्टेसिस इज
एबिलिटी है ट्यूमर सेल्स की टू स्प्रेड टू अदर पार्ट्स। ये ट्यूमर सेल्स की एबिलिटी है कि वो स्प्रेड करते हैं अदर पार्ट्स में या नहीं करते। अब जो ट्यूमर सेल्स एक जगह से दूसरी जगह पर स्प्रेड कर सकते हैं तो उनको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। ओके, सो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ट्यूमर सेल्स टू स्प्रेड द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड एस्टेब्लिश सेकेंडरी ट्यूमर। एक जगह से ट्यूमर स्प्रेड होकर दूसरी जगह पर वहाँ पर सेकेंडरी ट्यूमर्स बनाता है। ओके, देन हमने बेनाइन ट्यूमर में पढ़ा तो वो क्या होते हैं, वो सॉलिड मास में प्रेजेंट होते हैं और वो एक ही जगह पर टिके होते हैं। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स एक दूसरे से ब्रेक ऑफ हो सकते हैं और उसके बाद वो ब्लड में जा सकते हैं। ब्लड में जाकर लिम्फेटिक सिस्टम से जाकर वो अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को भी अफेक्ट कर सकते हैं। इसको ही हम सिंपली मेटास्टेसिस बोलते हैं। ट्यूमर सेल इन्हांस देयर पोटेंशियल फॉर मेटास्टेटिक स्प्रेड बाय रिलीजिंग प्रोटीएज एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट the extracellular matrix surrounding adjacent cells। अब ये इनमें एक दूसरी प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि जो ट्यूमर सेल्स हैं वो पोटेंशियल फॉर मेटास्टेसिस को मज़ीद इन्हांस करते हैं बाय रिलीजिंग प्रोटीएस एंजाइम। प्रोटीएस एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं ताकि जो एडजेसेंट सेल्स के ऊपर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसको डाइजेस्ट कर सके और उसको डाइजेस्ट करने के बाद वहाँ पर भी वो कैंसर को स्प्रेड करें। तो ये इनकी एक मेन प्रॉपर्टी है। देन मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल में आल्सो प्रोड्यूस ग्रोथ फैक्टर दैट स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर में एक और भी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम एंजियोजेनेसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मैलिग्नेंट सेल्स एक टाइप के ग्रोथ फैक्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं जिसकी वजह से न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होती है। वो न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन क्यों करते हैं, क्योंकि उनको सरवाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए ब्लड की नीड होती है। इसीलिए वो अपनी फेक एंजियोजेनेसिस बनाते हैं, यानी ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन करते हैं ताकि उनको न्यूट्रिएंट्स मिले और वो रैपिड ग्रोथ कर सके, विच इन टर्न सपोर्ट द रैपिड ग्रोथ आफ्टर ट्यूमर सेल्स। ओके, तो ये भी इनकी एक मेन पॉइंट है एंजियोजेनेसिस किसकी, मैलिग्नेंट सेल्स की। क्योंकि मेटास्टेसिस किस में होती है, मेटास्टेसिस मोस्टली मैलिग्नेंट ट्यूमर में होती है, बिनाइन ट्यूमर में नहीं होती है। अगर certain organs such as the lungs are prime location for the formation of metastasis because of the large amount of blood flow they receive from the body। अब मोस्टली यहाँ पर बोल रहे हैं कि ज़्यादा चांसेस कौन सी एरिया में मेटास्टेसिस होने के होते हैं, तो मोस्टली जो ज़्यादा चांसेस होते हैं मेटास्टेसाइज होने के लिए वो लंग्स होते हैं, क्योंकि लंग्स में ज़्यादा अमाउंट में ब्लड आता है। ठीक है, ब्लड फ्लो लंग्स में ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसीलिए यहाँ से मेटास्टेसाइज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देन द लिवर इज़ आल्सो कॉमन साइट फॉर मेटास्टेसिस फॉर ट्यूमर originating in the gastrointestinal tract because blood draining the intestine must first pass through the liver via the hepatic portal system। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि लिवर भी एक कॉमन साइट है मेटास्टेसाइज करने के लिए ट्यूमर्स की। ओके, क्योंकि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से ब्लड ड्रेन होता है वो डायरेक्टली पहले कहाँ पर जाता है, पहले वो लिवर में जाता है हेपाटिक पोर्टल सिस्टम से, फिर उसके बाद वो हार्ट से पूरी बॉडी में जाता है। तो इसकी वजह से भी जो मेटास्टेसिस होने के चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सिंपल कंसेप्ट था मेटास्टेसिस का। देन वी हैव कॉमन साइट्स ऑफ मेटास्टेसिस फॉर सेलेक्टेड कैंसर। वो कॉमन साइट्स मेटास्टेसिस की जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की कैंसर अकर हो सकती है। सबसे पहले है ब्रेस्ट कैंसर, मोस्टली ये कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर होती है। और इसकी जो मेटास्टेसिस साइट्स हैं वो कौन सी है, बोन से हो सकती हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड यानी जो एक्सिलरी एरियाज़ में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं उससे मेटास्टेसाइज हो सकती हैं और ब्रेन तक भी जा सकती हैं। देन लंग कैंसर मेनी ऑर्गन्स इंक्लूड लिवर, ब्रेन एंड बोन्स। ये सारे ऑर्गन्स इनमें से मेटास्टेसाइज होने हो सकती है किसकी, कैंसर की, लंग से। देन प्रोस्टेट कैंसर क्या है, मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं जिसमें क्या अगर होती है, कैंसर अगर होती है जिसको हम प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। अब प्रोस्टेट कैंसर से मज़ीद बोन्स, लंग्स, लिवर और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी कैंसर की स्प्रेड हो सकती है। देन कोलोन, मोस्टली जो कोलोन में कैंसर होती है वो ट्रांसपोर्ट होकर जाती है कहाँ पर, लिवर में, जिसको हम हेपाटोकार्सिनोमा बोलते हैं। देन
कैंसर। टेस्टिकुलर कैंसर टेस्टिस में अकर होती है, जहाँ से वो स्प्रेड होती है लंग्स और लिवर में। देन वी हैव ओवेरियन कैंसर जो फीमेल्स में होती है। ओवेरियन कैंसर मोस्टली पेरिटोनियम, लिवर, लंग्स और डायफ्राम में स्प्रेड होकर जाती है। तो ये वो कॉमन साइट्स थी मेटास्टेसिस की फॉर सेलेक्टेड कैंसर्स। सो ये सिंपल बेसिक कंसेप्ट था कैंसर का। कैंसर क्या है, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं और किस तरह से वो स्प्रेड होती है। नाउ हम देखेंगे कैंसर के काजेस को, कि कैंसर कौन से काज की वजह से अकर होती है। ओके, तो मोस्टली अभी तक तो इसका परफेक्ट जो काज है वो तो हमें नहीं मिला, लेकिन कुछ काजेस हैं जिसकी वजह से कैंसर होती है। तो वो कौन से काजेस हैं? प्रोटोओन्कोजीन्स। अब प्रोटोओन्कोजीन्स नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो कन्वर्ट होते हैं ओन्कोजीन्स में। ओन्को का मतलब क्या है? कैंसर, और जन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन। तो ओन्कोजीन क्या करते हैं? ये कैंसर या सेल्स की प्रोडक्शन करवाते हैं, ये एबनॉर्मल ग्रोथ काज करवाते हैं। तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज है, कैंसर काजिंग एजेंट है ये। यहाँ पर क्या होता है? प्रोटोओन्कोजीन्स कन्वर्ट होती है ओन्कोजीन्स में, जो कि एबनॉर्मल ग्रोथ करवाती है। अब एबनॉर्मल ग्रोथ को ही हम सिंपली कैंसर बोलते हैं। और उसके बाद केमिकल्स हैं कुछ। कौन कौन से केमिकल्स काज करवा सकते हैं? बेंजीन, विनाइल क्लोराइड, सिगरेट स्मोकिंग और एरोमेटिक। ये वो सारे, उसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन्स, ये वो सारे केमिकल्स हैं जो कैंसर काज करवा सकते हैं। ओके, देन वी हैव रेडिएशंस। अब रेडिएशंस की वजह से भी कैंसर अगर हो सकती है, जिसमें रेडान गैस, रेडियो एक्टिव मटीरियल और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। देन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर यानी बंदे का जो काम है, उसका ऑक्यूपेशन है, उसके एक्सपोज में कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से उसको कैंसर हो सकती है। तो उसमें है एस्बेस्टोस, कोल डस्ट, यूरेनियम सॉल्वेंट्स। तो इन तरह की अगर फैक्ट्रीज में अगर कोई पर्सन काम कर रहा है और उसका एक्सपोज इन चीज़ों से ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है, तो उसकी वजह से भी कैंसर हो सकती है। देन ऑन्कोजीन्स वायरस, ऑन्कोजेनिक वायरस, ये वो वायरस हैं जिनमें ऑन्कोजेनिक यानी एबनॉर्मल ग्रोथ करवाने की एबिलिटी होती है। इनको हम ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं। ओके, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस आ जाते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करते हैं। और डाइटरी फैक्टर्स, डाइटरी फैक्टर्स में हाई फैट डाइट हो सकती है, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल को इंटेक्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी कैंसर हो सकती है। देन नाइट्रोसामाइन, नाइट्रोसामाइन और उसके साथ साथ प्रिजर्वेटिव, ग्रिल्ड और चार्ड फूड, इस डाइट की वजह से भी कैंसर हो सकती है। देन हार्मोन्स, हार्मोन्स में हमारे पास ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से कैंसर हो सकती है। अब ये वो 100% काज नहीं है कि अगर इनका आपके साथ सामना हुआ तो आपको डायरेक्टली कैंसर हो सकती है, लेकिन ये पॉसिबल है। ठीक है, ये रिस्क पर हो सकते हैं, इनकी वजह से, इनके ज़्यादा एक्सपोजर होने की वजह से आपको कैंसर हो सकती है, इसीलिए इनसे आपको एहतियात रखना है। ओके, सो ऑन्कोजेनिक वायरसेस कौन से हैं? ऑन्कोजेनिक वायरस, अ नंबर ऑफ डीएनए एंड आरएनए वायरसेस हैव बीन शोन टू बी ऑन्कोजेनिक। अब नंबर ऑफ डीएनए और आरएनए वायरसेस है जो कि हमें मिले हैं, जिनमें क्या एबिलिटी है? ऑन्कोजेनिक वाली एबिलिटी है, मीनिंग दे कैन काज कैंसर इन द होस्ट दे इन्फेक्ट। इसका मतलब है कि वो होस्ट में कैंसर को काज करवा सकते हैं। उसमें कौन कौन से वायरसेस आ जाते हैं? सबसे पहले है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा एक टाइप है वायरस का जो कि सर्वाइकल, ठीक है, सर्वाइकल कार्सिनोमा काज करवा सकता है। देन हेपाटाइटिस बी वायरस, हेपाटाइटिस बी वायरस लिवर की कैंसर काज करवा सकता है। एंड देन वी हैव मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरस जिसको हम ईबीवी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है एप्स्टेन बार वायरस। ठीक है, ये क्या काज कर सकता है? ये बर्किट्स लिम्फोमा और नेजोफेरेंजियल कैंसर काज करवा सकता है। ठीक है, देन वी हैव एचआईवी। अब एचआईवी भी वायरस ऑन्कोजेनिक एबिलिटी रखता है, जिसका मतलब है ये भी कैंसर काज कर सकता है। इसमें कैपोजी सार्कोमा आ जाती है। ओके, ये भी एक टाइप है कैंसर का। तो ये सिंपली टाइप्स थे ऑन्कोजेनिक वायरसेस के जो कि कैंसर को काज कर सकते हैं। देन वी हैव साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कैंसर। अब कैंसर के साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करते हैं कि
कौन सी स्टेज है कैंसर की और कैंसर का टाइप कौन सा है। आइदर वो ब्रेस्ट कैंसर है, हेपाटिक कैंसर है, कोलोन कैंसर है, स्टमक कैंसर है, लिम्फोमा कैंसर है, ग्लायन कैंसर है, ब्रेन कैंसर है। ये डिपेंड करता है कि कैंसर का टाइप कौन सा है और उसके साथ साथ कैंसर की स्टेज कौन सी है। तो इन दोनों टाइप्स के ऊपर, इन दोनों चीज़ों के ऊपर कैंसर के मैनिफेस्टेशन यानी साइन और सिम्टम्स डिपेंड करते हैं। लेकिन उसमें से भी कुछ मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि हमें कैंसर वाले पेशेंट में मिलते हैं। तो सबसे पहले ही हमारे पास है फटीग। फटीग क्या है? थकावट, परसिस्टेंट टायर्डनेस डेट डजंट इम्प्रूव विथ रेस्ट। इसमें परसिस्टेंट थकावट, हमेशा थकावट रहेगी जो कि रेस्ट करने के बावजूद भी इम्प्रूव नहीं होगी। ओके, तो ये एक मेन सिम्टम्स है इसकी। देन वी हैव अनएक्सप्लेन्ड वेट चेंजेस। अनएक्सप्लेन्ड वेट चेंजेस क्यों हो रहे? क्योंकि हमें पता है कि जो कैंसर में एबनॉर्मल टिश्यूज़ की ग्रोथ होती है, एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होती है, उनको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो वो हमारे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी का वेट लॉस हो जाता है। तो इसमें वेट लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है, यहाँ पर लिखा है। देन अनएक्सप्लेन्ड पेन। अब इसमें अनएक्सप्लेन्ड पेन भी हो सकता है, परसिस्टेंट एंड अनएक्सप्लेन्ड पेन। और एक जो कि डिपेंड करता है कि कैंसर के टाइप क्या है और उसकी स्टेज कौन सी है। तो ये इसके साइन और सिम्टम्स थे। देन ये सारे सिम्टम्स तो आपको मिल गई, आपको काज भी पता चल गया। उसके बाद आप डायग्नोस किस तरह से करेंगे कैंसर वाले पेशेंट को? तो कैंसर के लिए जो बेस्ट डायग्नोस्टिक मेथड है वो क्या है? बायोप्सी। हम टिश्यू बायोप्सी करेंगे टू फाइंड आउट कि कौन सी कैंसर है। देन एमआरआई करेंगे। एमआरआई में यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करेंगे, जिसमें हम ये क्लियरली फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी एरिया पर प्रेजेंट है कैंसर। सिटी स्कैन से भी हम स्कैन करते हैं कि कौन सी एरिया पर ट्यूमर प्रेजेंट है। अल्ट्रासाउंड करेंगे, मज़ीद उसको सिंप्लीफाई और क्लेरिफाई करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे और उसके बाद हम एंटीबायोटिक टेस्ट करवाएंगे। तो इस तरह से हम कैंसर वाले पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं। अब डायग्नोस तो हो गया, डायग्नोस करने के बाद हम उसकी ट्रीटमेंट भी करेंगे। तो ट्रीटमेंट, अगर जो ट्यूमर है वो लोकलाइज्ड है, किसी एक एरिया पर लोकल है, एक ही एरिया पर प्रेजेंट है और वहाँ से वो स्प्रेड नहीं हुआ, तो उसके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी। हम सर्जरी करके उसको क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। लेकिन अगर जो आपका ट्यूमर है वो मैलिग्नेंट है और उसके साथ साथ वो स्प्रेड हो गया है थ्रू द ब्लड इनटू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक वो ट्यूमर एक्सप्रेड करके गया है, तो उसके बाद आप सर्जरी नहीं कर सकते। तो वहाँ पर आप कौन सी ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे? आप रेडिएशन और कीमोथेरेपी देंगे उसको। ओके, रेडिएशन क्या है? रेडिएशन में हम हाई आयोनाइजिंग रेस देते हैं उस पर्टिकुलर ट्यूमर के ऊपर, जहाँ जहाँ से क्या होता है, वो ट्यूमर ख़त्म हो जाता है, उसकी सेल्स की जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाती है। और कीमोथेरेपी में हम पर्टिकुलर ड्रग्स देते हैं जो कि क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। ओके, तो ये वो ड्रग्स हैं जो यूज़ होते हैं कीमोथेरेपी में। कीमो का मतलब है सिंपली केमिकल्स और थेरेपी का मतलब है थेरेपी। तो इसमें हम केमिकल्स की थेरेपी देते हैं टू ट्रीट कैंसर। तो सबसे पहले हमारे पास जो कीमोथेरेपिक ड्रग्स हैं वो है अल्केलाइटिंग एजेंट्स, और इसको हम नाइट्रोसीरस भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? फोस्फामाइड और कार्मोस्टाइन, ये इसके एग्जाम्पल है। इसका काम क्या है? ये साइटोटॉक्सिक्स है टू कैंसर सेल ड्यू टू अल्केलेशन ऑफ कैंसर सेल डीएनए। ये कैंसर सेल डीएनए और कैंसरस जो भी सेल्स हैं उनके लिए ये साइटोटॉक्सिक है, उनको किल कर देते हैं। और इसकी मेजर टॉक्सिसिटी इंक्लूड्स, अगर इसमें मेजर टॉक्सिसिटीज़ हैं तो उसकी वजह से उस पेशेंट को नाजिया, वोमाइटिंग और बोन मेरो सप्रेशन हो सकती है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। देन वी हैव एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स भी एक कीमोथेरेपी के ड्रग्स हैं। इसके एग्जांपल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके एग्जांपल है मिथोट्रेक्सेट और फ्लोरोयूरेसिल। ये क्या करते हैं? ये इनहिबिट करते हैं सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स इन कैंसर सेल। जो भी एसेंशियल न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स हैं कैंसर सेल्स के लिए, उनकी सिंथेसिस को ये इनहिबिट करते हैं। इसकी मेजर टॉक्सिसिटीज़ क्या इंक्लूड करती है? माइलोसप्रेशन। माइलोसप्रेशन क्या है? जो बोन मेरो में माइलाइड्स सेल्स होते हैं जिनसे फर्दर प्रोडक्शंस होती है सेल्स की, वो रिड्यूस होती है। ठीक है, उनकी
प्रोडक्शन रिड्यूस होगी तो सेल्स कम अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे। ओके, देन नाजिया, वोमाइटिंग, और उसके साथ साथ ओरल एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सरेशन, ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। देन वी हैव प्लांट अल्कलॉइड्स। सो प्लांट अल्कलॉइड्स ये भी कीमोथेरेपिक ड्रग्स हैं। इनमें जो मोस्ट एग्जांपल है वो है विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन। ये भी मोस्ट फेमस ड्रग्स है टू ट्रीट कैंसर। ये क्या करते हैं, ये डिस्टर्ब करते हैं माइटोसिस इन कैंसर सेल बाय इंटरफेयरिंग विथ फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पाइंडल। ये माइटोसिस को डिस्टर्ब करते हैं। किस तरह से डिस्टर्ब करते हैं, बाय इंटरफेयरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पेंडल। अब माइटोटिक स्पेंडल्स ही फॉर्म नहीं होंगे तो उसकी वजह से जो क्रोमोसोम्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं होगी, और वो नहीं होगी तो सेल्स डिवाइड नहीं होंगी। ओके, तो इस तरह से ये काम करते हैं। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, साइड इफेक्ट्स में ये कार्डियोटॉक्सिसिटी काज कर सकता है, यानी जो हार्ट है, हार्ट में ये टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकता है, बोन मेरो डिप्रेशन कर सकता है, न्यूरोलॉजिक एंड मसल्स इफेक्ट एज वेल एज एलोपेशिया। एलोपेशिया का मतलब है हेयर लॉस। ज़्यादा अमाउंट जो भी कैंसर वाले पेशेंट्स होते हैं और जब वो कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं तो उसका साइड इफेक्ट, जो मोस्ट कॉमन हमें साइड इफेक्ट मिलता है वो क्या है, एलोपेशिया। उसके सारे बाल जो है वो फॉल हो जाते हैं, हेयर फॉल हो जाते हैं उसके। देन वी हैव एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स भी यूज़ होते हैं कीमोथेरेपी ड्रग्स में। उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो क्या है, डॉक्सोरोबिसिन और बिलियोमाइसिन। ये क्या करते हैं, ये बाइंड डायरेक्टली टू कैंसर सेल डीएनए टू ब्लॉक द फॉर्मेशन ऑफ न्यू आरएनए और डीएनए। ये डायरेक्टली कैंसर सेल्स की डीएनए से बाइंड करते हैं ताकि वो ब्लॉक करें फॉर्मेशन ऑफ न्यू आरएनए और डीएनए। अब न्यू आरएनए और डीएनए ही नहीं बनेंगी तो न्यू सेल्स भी नहीं बनेंगे। इसकी मेजर टॉक्सिसिटीज़ में आ जाते हैं बोन मेरो सप्रेशन और एलोपेशिया यानी हेयर फॉल या फिर लॉस ऑफ हेयर्स। सो ये थी इसकी कीमोथेरेपी। ओके, सो दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कैंसर, जिसमें हमने कैंसर को डिस्कस किया, उसके टाइप्स को डिस्कस किया, और किस तरह से हम कौन कौन से काजेज़ की वजह से हो सकती है, किस तरह से हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं, उसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।